हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग पीजीआई रोहतक के एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो पीजीआई रोहतक जो है वो आपका हरियाणा में है, और जो कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पीजीआईएम्स रोहतक इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तो उसमें आप लोग किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो बीएससी नर्सिंग तो है ही, इसके साथ में आपके जो अलग से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपका बीपीटी हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, ठीक है, रेडियोथेरेपी हो गया। तो इन सब कोर्सेज का भी एंट्रेंस एग्जाम कॉमन ही होता है, जिसको देकर आपको जो है अपनी काउंसलिंग के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट्स दे सकते हैं जो हरियाणा स्टेट के बोनाफाइड रेजिडेंट हैं। बोनाफाइड रेजिडेंट का मतलब ये है कि आपके पास हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है। तो बाकी अदर स्टेट वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये नहीं चाहूंगा कि बाकी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखकर अपना टाइम खराब करें। तो जो भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, तो वो भी मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, और जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती है तो वो भी मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। तो क्या पूरा प्रोसेस रहता है, ठीक है। और देखो ऐसा है कि जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनका खुद का भी एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता ही है नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो सभी स्टेट्स की मैं एक एक करके बात करूंगा। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा स्टेट को इंक्लूड कर रहे हैं, बाकी अपकमिंग वीडियोस में हम अदर स्टेट्स को भी इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसे और भी जो एग्जाम्स हैं उनके नोटिफिकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। तो बाकी इसके रिगार्डिंग जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले भी मैंने एम्स वगैरह के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी है। एम्स बीएससी नर्सिंग हो गया आपका, या फिर पीजीआई चंडीगढ़ का बीएससी नर्सिंग हो गया, जिपमर बीएससी नर्सिंग हो गया। तो सभी के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड आपको मिल जाएंगे चैनल पर, आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये है कि प्रीवियस ईयर 2024 में मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को मेंटर किया है, मतलब उनके एडमिशन प्रोसेस में। ठीक है। तो लाइक अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हो तो प्रिपरेशन तो देखो आपको खुद को करनी है, मेहनत आपको खुद को करनी है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी गाइडेंस आपको चाहिए होती है। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो और उसके बाद का आपको प्रोसेस नहीं पता कि काउंसलिंग कैसी होती है, काउंसलिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए। तो ये सारे जितने भी डाउट्स होते हैं ये आपके एडमिशन प्रोसेस में आपको ट्रबल कर सकते हैं। ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए आप मेरी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जितने भी आप एग्जाम्स दोगे जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होंगे 2025 में, तो आप मेरा पर्सनल मेंटरशिप बैच जो है वो एनरोल कर सकते हो। अगर आपको उसको एनरोल करना है तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, SHIKHER_297। इसमें आप इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। एंड एनरोलमेंट करने के लिए जो यहाँ पर चार्जेस हैं वो ₹499 है। ठीक है। तो ये वन टाइम चार्ज है, अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो एक बार आप पेमेंट करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो उसके बाद आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा, एंड फिर आपके जितने भी डाउट्स हैं आप मेरे से डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है। तो सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एम्स का बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे और किसी भी मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपका एग्जाम हो, ठीक है, तो उसके बारे में आप सारे डाउट्स पूछ सकते हो। तो यहाँ पर अब जो है हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 2024 का नोटिफिकेशन आपको इस स्क्रीन पर दिख जाएगा। इस साल कब तक फॉर्म आएंगे वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आपका आया था ये आया था 21 जून को। ठीक है। तो 21 जून 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, मतलब जून में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे। इस बार थोड़ा सा लेट हुए थे 2024 में, बट 2025 में हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाए, मतलब अप्रैल या मई के टाइम पर भी फॉर्म आपके रिलीज हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है सीईटी के नाम से, उसमें कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूडेड है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो एक तो बीएससी नर्सिंग है, उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ये आपके लिए नहीं होता, ये उनके लिए होता है जो ऑलरेडी जीएनएम कर चुके हैं, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है नर्सिंग में, वो ये लोग करते हैं, सो दैट कि उनकी डिप्लोमा जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। फिर एमएससी नर्सिंग, ये आपका जो है मास्टर्स हो गया नर्सिंग में। और उसके अलावा एनपीसीसी होता है, ये नर्सिंग प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर, तो ये भी उन्हीं के लिए होता है जिन्होंने पहले से डिप्लोमा वगैरह कुछ किया हुआ है नर्सिंग में। और इसके बाद यहाँ पर जो है
फिजियोथेरेपी है, तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। ठीक है, फिजियोथेरेपी की अब जो है डिमांड धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो बीएससी नर्सिंग मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आप सभी की। और फिजियोथेरेपी भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, तो उसको आप सेकंड प्रायोरिटी ले सकते हैं। और उसके अलावा काफ़ी सारे और भी पैरामेडिकल कोर्सेज है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एडमिशन प्रोसेस होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एफिलेटेड टू बीडी शर्मा यूएचएस रोहतक। तो बीडी शर्मा, पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक, ये जो है इसी को हम पीजे मतलब पीजे रोहतक जो इसी के अंडर आता है, इस यूनिवर्सिटी के। तो इसी यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है आपको इन कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने कोर्सेज लिखे हैं, तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया था। पैरामेडिकल कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पर देख लो। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है, अच्छा कोर्स है ये भी। रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी ठीक ठाक कोर्स है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ठीक है, इसको लास्ट में ही प्रेफरेंस देना, ये इतना कुछ काम का इतना कोर्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद परफ्यूजन टेक्नोलॉजी गया, फिर ओटी भी अच्छा कोर्स है। ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ठीक ठाक कोर्स है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब चूज कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो, है ना, जो आपको अच्छा लगता है भाई वो आप कर सकते हो। बट ऑप्टोमेट्री वगैरह में इतना का, ऑप्टोमेट्री हो गया, एमएलटी हो गया, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ अब ज़्यादा स्कोप नहीं रहा है। ठीक है, तो बाकी कोर्सेज पर आप ज़्यादा ध्यान दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इट इज फर्दर नोटिफाइड दैट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एफिलेटेड टू बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 50% ऑफ सीट्स विल बी फिल्ड अंडर स्टेट कोटा एंड रिमेनिंग 50% ऑफ द सीट्स विल बी फिल्ड अंडर मैनेजमेंट कोटा। तो होता क्या है कि जो भाई प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें 50% सीटें तो स्टेट कोटा की होती हैं और 50% डायरेक्ट एडमिशन वाली सीटें होती हैं। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, उसके बाद है आपको अगर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो इनका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है सीईटी करके, उस एग्जाम को आपको देना पड़ेगा और अच्छी रैंक लाके आपको काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू फिर आपको अपना मनचाहा कोर्स यहाँ पर मिल सकता है। अब यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एक बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन इन नर्सिंग फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज शेल बी एलिजिबल। वो तब एलिजिबल होगा अगर पहला है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है देखो, एज अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, एज पर इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो बोनाफाइड रेजिडेंट आप होने चाहिए, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस आपका जो है वो हरियाणा स्टेट में होना चाहिए। लेकिन यहां पर ये लिखा है कि भाई जो मैनेजमेंट कैटेगरी है, ठीक है, उसके लिए ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। मैनेजमेंट कैटेगरी का मतलब वही हो गया कि भाई प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लो, तो भाई इस एग्जाम को देने की इतनी जरूरत नहीं है। वो तो आपको डायरेक्टली भी एडमिशन किसी भी प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा अदर स्टेट के कैंडिडेट को। और अदर स्टेट का कैंडिडेट क्यों ही जाएगा दूसरी स्टेट में जब उसको अपनी स्टेट में भी प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, तो इसका कोई इतना मतलब नहीं बनता। तो ये है कि बस इन्होंने लिखा है कि भाई मैनेजमेंट कोटा के लिए आप लोग एलिजिबल हो सकते हो। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि भाई मतलब कोई फायदा है नहीं अदर स्टेट वालों के लिए। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। पहला है बीएससी नर्सिंग कोर्स। तो इसमें मिनिमम एज जो है आपको 17 ईयर्स चाहिए होती है। कब तक चाहिए होती है? 31 दिसंबर ऑफ द एग्जामिनेशन ईयर, यानी कि 2025 में अगर ये एग्जाम कंडक्ट होगा तो 31 दिसंबर तक आपकी मिनिमम एज 17 साल हो जानी चाहिए। उसके अलावा बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये आपको क्लास 12th में चाहिए होंगे। और इन चारों सब्जेक्ट में मिनिमम कम से कम मिलाकर जो है 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और जो एस सी या फिर ओबीसी कैटेगरी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनके लिए ये क्राइटेरिया 40% मार्क्स का है। ठीक है, तो ये जो है आपकी क्वालिफिकेशन हो गई जो इसमें चाहिए होगी। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर बीपीटी कोर्स के लिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ बैचलर कोर्सेज पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पोस्ट बेसिक नर्सिंग वगैरह। तो यहाँ पर मिनिमम एज जो चाहिए वो भी फिर से 17 ईयर्स ही है। और सेम यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन चाहिए बीपीटी करने के लिए भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट चाहिए और मिनिमम आपको जो है 45% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हो। और अगर आप यहाँ पर एससी, बीसी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए इन चारों सब्जेक्ट में मिलाकर। ठीक है, उसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। तो पैरामेडिकल कोर्सेज में ये कोर्सेज मैंने आपको बता ही दिए थे कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर मिनिमम एज वही है, फिर से 17 साल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि भाई आपका जो 12th है उसमें वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये चार सब्जेक्ट में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। और 40% मार्क्स होने चाहिए एससी, बीसी और पीडब्ल्यूबीटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये सेम ही है सभी के लिए क्वालिफिकेशन, कुछ अलग यहाँ पर नहीं दिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन का हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर प्रोसीजर फॉर एडमिशन लिखा है, कैसे आपका एडमिशन होगा। तो ये मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ कि सीईटी इनका एग्जाम होता है जो कि 2024 में होता है जैसे, तो वैसे ही 2025 में भी होगा। तो सीईटी के परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो है आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा जब आप उसमें काउंसलिंग करवाओगे। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग
बाकी भी देखेंगे कि भाई जो सिलेबस वगैरह होता है वो कैसे होता है, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो भी अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म की फीस के बारे में लिखा हुआ है, देखो। तो ये लिखा है द रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। मतलब जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे। अगर आप एससी, ठीक है, या फिर बीसी मतलब ओबीसी जो कैटेगरी होती है, या फिर आप पीडब्ल्यूबीडी में आते हो, और बाकी भी अदर लिखा हुआ है जैसे एफ फ्रीडम फाइटर कोटा हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो इन सभी के लिए जो है 750 रुपीज है, ठीक है। और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब आपको अपलोड वगैरह करना होगा, ठीक है। मतलब मैटर उसके लिए है, स्कॉलरशिप के लिए। ओके। और इसके बाद जो है आगे चलते हैं, ये तो फॉरेन नेशनल्स के लिए, तो ये हमारे भी काम का नहीं है ना। और इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो इनके नोटिस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट वगैरह है, बोनाफाइड रेजिडेंट का फॉर्मेट है, एससी कैटेगरी का है, बीसी कैटेगरी का है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, सभी कैटेगरीज के फॉर्मेट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब हम इससे थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो ये सारे फॉर्मेट दिए हैं, ठीक है। तो जिसका जो भी सर्टिफिकेट नहीं बना है वो इन फॉर्मेट पर अपना सर्टिफिकेट बना सकता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की, यानी कि जब आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो इनके कॉलेजेस में, तो आपका पढ़ाई का खर्चा कितना आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर जो इन्फॉर्मेशन पहले इन्होंने दी है वो दी है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो आपका यहाँ पर खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद पोस्ट बेसिक है, फिर एमएससी है। तो हम सिर्फ बीएससी नर्सिंग को देखते हैं। तो बीएससी नर्सिंग की ट्यूशन फीस जो है वो 20,000 रुपए है। सिक्योरिटी फीस ये 1500 रुपए है। ये रिफंडेबल है, मतलब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 1500 आपको वापस मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 1000 है। स्पोर्ट्स फी आपकी 50 रुपए है। यूथ वेलफेयर भी 500 है। डेवलपमेंट फंड आपका 1000 रुपीज है। एनएसएस फंड आपका 10 रुपए है। और यूथ रेड क्रॉस सब्सक्रिप्शन फी ये आपकी 80 रुपीज है। और यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी चार्जेस होंगे, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है आज पर एक्चुअल, अब इन्होंने मेंशन तो करा नहीं है। तो आप ही मान के चलो कि 2-4 हज़ार तो ये भी होंगे यूनिवर्सिटी चार्जेस, ठीक है। तो ये है कि इन यूनिवर्सिटी चार्जेस को तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा है। उसके अलावा यहाँ पर जो फीस आपकी बैठेगी वो बैठेगी 24,140 रुपीज, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी चार्जेस वगैरह आप मिला दोगे तो लगभग 26-28 के आसपास ये फीस बैठने वाली है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है हॉस्टल फी के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। नो रूम रेंट, ओनली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ 9,000 पर एनम, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको फीस बताई है 24,140 रुपये जो फीस है, ये आपकी पूरी एक साल की फीस रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर हॉस्टल फीस इन्होंने लिखा है कि भाई रूम का कोई रेंट नहीं है, ठीक है, हम रूम का रेंट नहीं लेते, रूम हम आपको फ्री में देते हैं। लेकिन हम आपसे क्या लेते हैं, बिजली का पैसा लेते हैं, जो कि 9,000 रुपये है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये फालतू में इन्होंने लिखा है कि भाई 9,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, भाई इतनी कौन इलेक्ट्रिसिटी हॉस्टल में यूज करेगा, ठीक है ना। तो 9,000 रुपये वैसे मतलब वो आप कैसे भी समझ लो उसको, उन्होंने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी है, बट वो मिला जुला के ये सारा कि हॉस्टल में रहने का खर्चा प्लस इलेक्ट्रिसिटी मान लो आप 9,000 रुपीज पर एनम है। तो ये है कि भाई अगर आप यहाँ पर हॉस्टल लोगे तो आप ही मान के चलो कि लगभग लगभग आपका 40,000 रुपीज का खर्चा यहाँ पर आ जाएगा पूरे एक साल का। फिर भी ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से ठीक ठाक फीस है क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है। ओके। अब बीपीटी की बात कर लेते हैं। तो बीपीटी में भी वही है, लगभग लगभग सेम ही फीस स्ट्रक्चर है। 24,125 रुपये लिखा है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और उसके बाद पैरामेडिकल कॉलेजेस का जो है वो काफी कम है यहाँ पर। तो पैरामेडिकल कॉलेजेस के लिए इन्होंने यहाँ पर 12,415 रुपये लिखा है। अब एक चीज आप यार यहाँ पर देखोगे कि बीपीटी वालों के लिए, ठीक है, बीपीटी वालों के लिए और यहाँ पर जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं इनके लिए इन्होंने हॉस्टल फी का कोई जिक्र नहीं करा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी हो और बीपीटी या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ना हो, तभी इन्होंने इसको मेंशन नहीं करा है। तो अभी मैं इसके लिए कुछ एग्जैक्टली कह नहीं सकता, बट नहीं मेंशन करा है तो मे भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इन्होंने दिया है प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर है आपका। तो बीएससी नर्सिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये पहले वाले कॉलम में लिखा हुआ है एनुअल फी फॉर बीएससी नर्सिंग। उसके बाद बीपीटी कोर्स के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों का ही देख लेते हैं यहाँ पर टोटल नीचे कितना है। आई थिंक टोटल तो करके यहाँ पर दिया नहीं है, तो एक रफ एस्टिमेट हमको लेना पड़ेगा। तो ट्यूशन फीस आप देख सकते हो 60,000 रुपये। गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी कितनी थी, 20,000 रुपये थी। तो बीपीटी के लिए भी टोटल आपकी 60,000 रुपये। विद एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 5% लिखा है। एनुअल इंक्रीज ऑफ 5% का मतलब ये है कि हर साल ट्यूशन फीस में आपके 5% बढ़ते रहेंगे। तो 60,000 का अगर 5% आप निकालते हो तो वो 3,000 रुपये होते हैं, ठीक है। पहले साल में 3,000 बढ़ेंगे,
ठीक है। और उसके बाद जो है फिर जितनी आपकी फीस हो जाएगी उसका फिर 5% बढ़ जाएगा। तो ऐसा होगा, है ना। तो पहले साल की फीस आपकी 60,000 रहेगी, फिर 3-4 हज़ार रुपये हर साल बढ़ती रहेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर ये एनआरआई सीट्स के लिए, तो ये तो आपको नहीं देना अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, है ना, और यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो। एग्जामिनेशन चार्जेस ये इन्होंने लिखा नहीं है, जितने भी होते होंगे एक्चुअल करके लिखा है इन्होंने। तो वही 2 या 3 हज़ार रुपये या 4 हज़ार रुपये तक इनके एग्जामिनेशन चार्जेस होंगे। उसके बाद लाइब्रेरी फीस इन्होंने 3 हज़ार रुपये लिखी है, ठीक है। और स्पोर्ट्स एंड मेडिकल आपका 2 हज़ार रुपये लिखा है। इंटरनेट चार्जेस आपके 1,000 रुपीज लिखे हैं। और हॉस्टल फीस इन्होंने लिखा हुआ है नॉट मोर देन 60,000। मतलब ये कि भाई आपके मैक्सिमम जो हॉस्टल की फीस ली जाएगी वो 60,000 ली जाएगी। मतलब कोई भी प्राइवेट कॉलेज जो है 60,000 से ऊपर फीस नहीं रख सकता। तो भाई हर कॉलेज यही चाहेगा कि भाई हम तो ज्यादा से ज्यादा रखें, तो आप ये मान के चलो कि 60,000 ही रहेगी। तो अगर आप यहाँ पर जो है, और उसके बाद मेस चार्जेस अलग से हैं, ठीक है। तो हॉस्टल में ये 60,000 जो है सिर्फ और सिर्फ रहने का खर्चा है, ठीक है। खाने पीने का अलग से है। तो मेस चार्जेस यहाँ पर एक्चुअल करके लिखा है, तो वो जो भी होगा मतलब कि 3,000 रुपये पर मंथ है जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये है। और तो फीस की अगर हम खाली बात करते हैं, तो आप ये मान के चलो कि 60,000 वो हो गई, एग्जामिनेशन फीस हो गई, यूनिवर्सिटी चार्जेस हो गए, लाइब्रेरी फीस हो गई, स्पोर्ट्स मेडिकल हो गए, इंटरनेट चार्जेस, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो पढ़ाई का खर्चा रहेगा प्राइवेट कॉलेज में वो लगभग लगभग 75,000 के आसपास आएगा। अब इसमें हॉस्टल फीस आप जोड़ दो 60,000, ठीक है। और इसके अलावा खाने का खर्चा मान लो कि 3,000 पर मंथ से अगर मैं जोड़ता हूं तो एक साल का 36,000 हो गया। तो इसको 35 कर लेते हैं, मान लो कि 35,000 है। तो टोटल करके देख लेते हैं, जीरो, यहाँ पर जीरो, फिर उसके बाद जीरो, फिर ये 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 1 कैरी लग जाएगा, 8, ठीक है। 8 6 14, 14 और 3 17। तो 1,70,000 का खर्चा आपका एक साल का आएगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे जो पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एफिलेटेड होगा। तो 1,70,000 मान सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत खर्चा तो देखो बीच में होता ही रहता है। एग्जाम फीस हो गई, मतलब ये एक साल का खर्चा है, ठीक है, एक साल का खर्चा है। तो लगभग लगभग आप इसको 2 लाख तक ही मान लो, क्योंकि आपके खुद के भी कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। और ये है कि खाली भाई इतना खर्चा देके तो आप ऐसा है नहीं कि कुछ उसके अलावा खर्च नहीं करोगे। तो 30,000 जो है लगभग अपना आप पर्सनल एक्सपेंसेस भी मान लो, तो 2 लाख रुपए आपका लगभग लगभग यहाँ पर बैठ जाएगा। और 4 साल का अगर BSc नर्सिंग कोर्स है या BPT है तो 8 लाख रुपए आपकी पूरी फीस हो जाएगी। तो ये तो कोई अच्छी डील नहीं है, ठीक है। बट ये है कि भाई जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उसको तो प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके। तो अब हम यहाँ पर जो है बात कर लेंगे थोड़ा सिलेबस के बारे में। तो ये जो PDF है ये इन्होंने PDF अलग पब्लिश करी थी, जिसमें इन्होंने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया था BSc नर्सिंग, BPT और अदर UG पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो इसमें एग्जाम पैटर्न और आपका जो है यहाँ पर वो दिया गया है, क्या बोलते हैं, सिलेबस, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ लिखा है कि भाई आपका जो पेपर होगा एंट्रेंस एग्जाम वो इंग्लिश में होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में लिखा है कि भाई पेपर जो रहेगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। और पेपर में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद सिलेबस की बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे। तो 180 मिनट है आपके पास, और 180 क्वेश्चन है, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। और क्वेश्चंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनसे होंगे, ठीक है। प्रीफरेबली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बायोलॉजी में भी बॉटनी और जूलॉजी। तो आप एक तरीके से नीट का एग्जाम पैटर्न ही यहां पर समझ लो कि भाई 45 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के हो गए, 45 आपके केमिस्ट्री के हो गए, 45 आपके बॉटनी के हो गए, 45 आपके जूलॉजी के हो गए, मतलब 90 क्वेश्चंस आपके बायो से आएंगे। तो बायो का वेटेज यहाँ पर रहने अच्छा, मतलब अच्छा रहने वाला है। तो ये कि भाई जिसका बायो स्ट्रांग है, फिजिक्स केमिस्ट्री इतना अच्छा नहीं है, तो उनको भी एग्जाम पहले प्रेफर करना चाहिए बाकी अदर नेशनल लेवल एग्जाम से पहले, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है आपका जो एग्जाम रहेगा वो 180 मार्क्स का रहेगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब ये कि भाई कुछ भी आपको नहीं आ रहा है तो तुक्का लगा के आ जाओ, आपका कोई लॉस नहीं होगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो काफी सारे कैंडिडेट्स होते हैं वो नेगेटिव मार्किंग से डरते हैं, ठीक है। तो ये है कि भाई नेगेटिव मार्किंग का एडवांटेज आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये दे मतलब ये दिया हुआ है OMR वगैरह कैसे होगी। तो OMR शीट पे आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है। आपको इस तरीके से सर्कल करके अपने आंसर जो है OMR शीट पर फिल करने होंगे, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज यहाँ पर लिखा हुआ है कितने साल का कोर्स होगा। तो BPT आप देख सकते हो 4 साल एंड हाफ अकेडमिक ईयर्स इंक्लूडिंग 6 मंथ कंपल्सरी रोटेटिंग इंटर्नशिप, ठीक है। 4.5 अकेडमिक ईयर्स, तो 4.5 साल का ये कोर्स होगा, और इसी में आपकी जो है क्या होगी, इंटर्नशिप भी होगी BPT कोर्स में। BSc नर्सिंग 4 साल का हो गया।
और उसके अलावा जो है यहाँ पर ये ऑप्टोमेट्री, ये भी 4 साल का कोर्स हो गया। बीएससी ओटी ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, ठीक है, ये 3 साल का है। एमएलटी ये 3 साल का है। उसके बाद रेडियोथेरेपी 3 साल का है। और उसके बाद रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ये भी 3 साल का है। और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी ये भी 3 साल का है। और 3 साल के बाद 6 मंथ की आपको कंपलसरी इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका वो है, और यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया है। तो सिलेबस में क्या आएगा भाई, इस एग्जाम के सिलेबस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपसे पूछा जाएगा वो 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस पूछा जाएगा। तो इधर आपके 11th के सारे चैप्टर लिखे हैं और इधर आपके जो हैं 12th के सारे चैप्टर लिखे हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। तो सारा सिलेबस ये रहा आपका। तो सभी कुछ पढ़ना है आपको, 11th 12th का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ये कुछ नहीं है, बस उन्हीं सिलेबस के टॉपिक्स को बस एक्सपांड कर दिया, कुछ नहीं है। तो आप ये मान के चलो पूरा 11th 12th का सिलेबस यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर जो है हमारा डिस्कशन ओवरऑल फिनिश होता है। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आगे अगर आपको इसकी इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए, या आपको ये चाहिए कि भाई जब इसका फॉर्म रिलीज हो तो मुझे पता चल जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जिनको इसकी ज़रूरत है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।